हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 11 के परमाणु की संरचना के अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। बच्चों, कल के वीडियो में हम लोग क्वांटम संख्या पढ़े थे, ठीक ना। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत और उसके बाद क्वांटम संख्या के बारे में हम लोग पढ़े थे। वहाँ पे एक क्वेश्चन भी किए थे। आगे हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जरा देखिए, तो क्वेश्चन लिखा गया है, क्लोरीन 17 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के सभी क्वांटम संख्याओं की गणना कीजिए, ठीक ना। क्लोरीन 17 के अंतिम इलेक्ट्रॉन मतलब क्लोरीन में जो 17वां इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना। अंतिम इलेक्ट्रॉन का मतलब जो 17 नंबर का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसके सभी क्वांटम संख्या, 4 क्वांटम संख्या हम लोग पढ़े थे। इन चारों क्वांटम संख्याओं की गणना करना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहला काम हम लोग करते क्या है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं ना, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक ना। 12 5 17 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो 17वां इलेक्ट्रॉन है बच्चों, किसमें आया होगा, 3p में, किसमें, 3p में आया होगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, देखिएगा यहाँ पे 3p में अगर 17वां इलेक्ट्रॉन है तो इसके आगे देखो जो नंबर में लिखा गया संख्या है जो, ठीक ना, वो संख्या हमारी मुख्य क्वांटम संख्या होती है। क्या होती है, मुख्य क्वांटम संख्या। मतलब कि 17वें इलेक्ट्रॉन के लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान यानी कोस का मान कितना है, 3, ठीक ना। कोस का मान कितना है बच्चों, 3। हम लोग पढ़े थे कि मुख्य क्वांटम संख्या कोस को प्रदर्शित करती है, ठीक ना। तो इसके कोस की संख्या कितनी हो गई, 3, यानी मुख्य क्वांटम संख्या क्या है, 3 है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल आया है, p ऑर्बिटल आया है। तो हम लोग कल चार्ट में देखे थे, ठीक ना। जो कल की वीडियो नहीं देखे हैं पहले उसको देखें, फिर इसको हम लोग समझते हैं, ठीक ना। क्योंकि जो कल का वीडियो अगर नहीं देखा होगा और इसको पढ़ रहा होगा तो उसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसी पिछले वाले वीडियो पे आधारित है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे p ऑर्बिटल के लिए यल का मान, ठीक है, द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान कितना होता है, 1 होता है। हम लोग चार्ट बनाए थे, एस पी डी एफ मान था, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। तो यहाँ पे p ऑर्बिटल आया है, इसका मतलब यल का मान कितना होगा, 1 होगा। यम का मान निकालेंगे बच्चों, यदि हम लोग चुंबकीय क्वांटम संख्या की बात करेंगे तो चुंबकीय क्वांटम संख्या 2l+1 होती है। कितना होती है, 2l+1। यहाँ पे देखिए यल का मान कितना आया है, 1। इस 1 को इसमें रखेंगे तो टोटल मान कितना आ जाएगा, 3। मतलब p जो ऑर्बिटल है इसमें कितने, 3 कक्षक आएंगे। कितने कक्षक आएंगे बच्चों, 3 कक्षक। p उपकोष में 3 कक्षक आएंगे, ठीक ना। अब इन 3 कक्षक का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, हम लोग पढ़े थे कि यम का जो मान होता है -l से 0 को लेकर +l तक होता है ना। तो देखिए -l, l का मान 1 है तो -1 होगा, 0 होगा, +1 होगा, 3 मान हो गए ना। -1 1 मान हुआ, 0 2 मान हुआ, +1 3 मान हो गया, ठीक ना। तो आपको देखना है कि इसमें 17वां इलेक्ट्रॉन किसमें है। देखो बच्चों, यहाँ पे 12 के बाद 5 इलेक्ट्रॉन इसमें आए, तो 12 के बाद ये पहला वाला 13वां इलेक्ट्रॉन होगा, ये 14 नंबर का, ये 15 नंबर का, फिर एंटी क्लॉकवाइज वाला जो आया होगा ये कौन सा नंबर का होगा, 16 नंबर, और ये लास्ट वाला जो है 17 नंबर। यानी कि 17वां इलेक्ट्रॉन ये 0 वाले में आया है, ये दिख रहा है 17वां इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 17वें इलेक्ट्रॉन के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या के जो ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो इसका मान कितना होगा, 0 होगा। और ये इलेक्ट्रॉन कैसे है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, तो आप देख लीजिए ये नीचे की तरफ है ना, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। और एंटी क्लॉकवाइज के लिए यस का मान यानी चक्रों क्वांटम संख्या का मान -1/2 होता है। कितना होता है बच्चों, -1/2, ठीक ना। तो ये इस प्रकार से हम लोग क्वांटम संख्या का क्वेश्चन करते हैं, ठीक ना। एक क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा है कोणीय संवेग का, उसका भी देखते हैं, जरा ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, निम्न कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग की गणना कीजिए, ठीक ना। निम्न कक्षकों में यानी यहाँ पे 2 कक्षक लिखे गए 4s और 2p, ठीक ना। कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग की गणना करना है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कोणीय संवेग का एक फार्मूला होता है, इसको आप याद रखेंगे, h/2π, ठीक ना। h/2π √l+1, ठीक ना, √l ब्रैकेट में l+1, ठीक है। इसके द्वारा हम लोग कोणीय संवेग की क्या करते हैं, गणना करते हैं। देखिए
4s कक्षक के इलेक्ट्रॉन के लिए कोणीय संवेग अगर हमको निकालना है तो फार्मूला क्या है, h/2 अंडर रूट यल ब्रैकेट में l+1। बताओ 4s यस कक्षक अगर आया है तो इसके लिए यल का मान कितना होगा, 0 होगा, सभी लोग जानते हैं, पीछे आप चार्ट देखे होंगे, ठीक है। तो h/2 यहाँ पे यल का मान, यस ऑर्बिटल के लिए यल का मान कितना होगा बच्चों, 0। तो जहां भी यल दिख रहा है वहां पे अगर हम 0 रखें, ये पूरी डाटा कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि 0 + 1 1 होगा और 1 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ठीक ना। तो यहाँ पे ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, यानी इसका आंसर कितना होगा, 0। 4s कक्षक के इलेक्ट्रॉन के लिए कोणीय संवेग का मान क्या होगा, 0 होगा। दूसरा कक्षक दिया हुआ है 2p, 2p कक्षक के लिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ध्यान देंगे सभी लोग, h/2 अंडर रूट l+1। यहाँ पे 2p ऑर्बिटल बोल रहा है ना, 2p कक्षक की बात कर रहा है, तो 2p का मतलब हो गया बच्चों कि p के लिए यल का मान 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। तो p के लिए यल का मान यदि 1 होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए, जहां भी यल दिख रहा है वहां पे आपको 1 रखना है। देखिए h/2 l+1, यल के जगह हमने कितना रख दिया, 1, ठीक ना। तो 1 + 1 कितना होगा, 2, और 2 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ पे देखिए 2, 1 में 2 का गुणा किए हैं तो 2 आ गया ना। तो h/2 अंडर रूट 2, अब देखो अंडर रूट 2 को हमको कैंसिल आउट करना है तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और यहाँ से आपका आंसर जो आएगा h/अंडर रूट 2 ठीक ना। तो 2p कक्षक के लिए कोणीय संवेग कितना होगा, h/अंडर रूट 2 होगा, ठीक ना। तो ये बच्चों हम लोग क्वेश्चन पिछली क्लास में जितने भी टॉपिक पढ़े थे उन पे कुछ क्वेश्चन थे जिसको हम लोगों ने देखा। आगे हम लोग अगले टॉपिक की बात करते हैं। देखिए अगला टॉपिक है नोड, या इसी को हम लोग नोड तल बोलते हैं या नोड सतह बोलते हैं, नोडल सतह, ठीक ना, नोडल तल या नोडल सतह। बात समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। किसी परमाणु में पाए जाने वाला वह त्रिविमीय क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होती है ना, जहां पे इलेक्ट्रॉन पाया ही नहीं जाता है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होती है, जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है उसको तो हम लोग कक्षक कहते हैं, लेकिन जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या होती है बच्चों, शून्य होती है, उसे हम लोग नोड या नोडीय तल या नोडीय सतह कहते हैं, ठीक ना। ध्यान से देखिए, नोड की संख्या को n-1 से ज्ञात किया जाता है। नोड की जो संख्या होती है उसको n-1 फार्मूले से क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। जैसे यदि हम लोग 1s कक्षक के नोड की संख्या की बात करें, देखो n-1 फार्मूला होता है, n का मान कितना है, 1 है, तो 1 - 1 = 0, यानी 1s कक्षक के पास कोई भी नोड नहीं होता है या कोई भी नोडीय तल नहीं होता है, ठीक है। यदि 2s की बात कर लें, 2s कक्षक के लिए नोड की संख्या n-1 फार्मूला है, ठीक ना। तो यहाँ पे n का मान कितना रखेंगे, 2, 2 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1, यानी इसमें नोड की संख्या कितनी होगी, 2s कक्षक में नोड की संख्या 1 होगी, है ना। उसी तरह से 3s कक्षक में नोड की संख्या 2 होगी। जितना कक्षक बोलेगा उससे 1 कम, n-1 फार्मूला ही है, तो 1 कम उसका क्या होगा, नोड की संख्या होगी, ठीक है बच्चों। ऐसे हम लोग निकालेंगे। आगे देखिए, एक चीज हम लोग जानते हैं कि जो नोड होता है वो सामान्यतः 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार के नोड होते हैं। एक होता है त्रिज्य नोड और एक क्या होता है आपका, देखिए कोणीय नोड, ठीक ना। त्रिज्य नोड और कोणीय नोड, 2 प्रकार के नोड होते हैं, ठीक ना, त्रिज्य नोड और कोणीय नोड, ठीक ना। ध्यान देंगे, नोडीय तल पर इलेक्ट्रॉन तरंग का आयाम शून्य होता है। जितने भी नोडीय तल होंगे, ठीक ना, वहां पे इलेक्ट्रॉन का आयाम, भाई इलेक्ट्रॉन पाया ही नहीं जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का आयाम क्या होगा, शून्य होगा, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन के आयाम की बात करेंगे तो ये कितना होगा, शून्य होगा। त्रिज्य नोड की संख्या के लिए फार्मूला होता है n-l-1, ठीक ना। त्रिज्य नोड के लिए, त्रिज्य नोड ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला होता है n-l-1। और इसी तरह से यदि हम लोग कोणीय संवेग की अगर बात कर ले बच्चों, तो कोणीय नोड की अगर बात कर लिया जाए, कोणीय नोड की अगर बात कर लिया जाए तो इसके लिए फार्मूला होता है l के बराबर होता है कोणीय नोड, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या क्या देखे, हम लोग देखे कि
क्वांटम संख्या और कोणीय संवेग के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक ना। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा नोड क्या होता है, ठीक है। अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं बच्चों। अगला टॉपिक है बच्चों कक्षकों की आकृति, ठीक ना। एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला देखिए एस कक्षक की आकृति, ठीक ना। आप सभी लोग जानते हैं एस कक्षक की आकृति जो होती है गोलाकार होती है, जिनको एक्स वाई और जेड एक्स पे हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। ये हमारा एस ऑर्बिटल की आकृति है, किसकी, एस ऑर्बिटल की आकृति, ठीक ना। यदि हम लोग पी ऑर्बिटल की बात करें, देखिए ध्यान से, पी कक्षक की आकृति जो है, हम लोगों को पता है कि P के पास 3 कक्षक होते हैं, PX, PY और PZ। तो इनकी आकृति इस प्रकार से होती है। देखिए PX का मतलब x अक्ष के ये क्या होगा, समानांतर होगा, x अक्ष पे ही खींचा जाएगा, ठीक ना। ये PY है तो y अक्ष पे खींचा जाएगा, PZ है तो z अक्ष पे हम लोग डंबलाकार आकृति बनाएंगे, ठीक ना। तो हम लोग PX, PY और PZ ऑर्बिटल की आकृति की बात करें तो इस प्रकार से हम लोग इनकी आकृति को बनाते हैं, ठीक ना। यदि हम लोग डी कक्षक की बात करते हैं बच्चों, तो डी के पास कुल 5 कक्षक होते हैं। कितने, 5 कक्षक होते हैं, जहां पे आपको ये 5 आकृतियां दिख रही हैं। पहला कक्षक क्या होता है, डी एक्स वाई। देखिए एक्स के सापेक्ष हमने बनाया और वाई के सापेक्ष बनाया, ठीक ना, क्योंकि डी का आकार डबल डंबलाकार होता है, तो ये किसके किसके सापेक्ष होगा, एक्स और वाई के सापेक्ष। तो इसका यानी डी एक्स वाई ऑर्बिटल की जो ज्यामिति बनेगी, ठीक ना, जो आकृति बनेगी वो इस प्रकार से होगी, एक्स और वाई अक्ष के एक्स और वाई अक्ष पे बनेगी, ठीक ना, इस तरह से। डी वाई जेड की अगर हम बात करें बच्चों, तो डी वाई जेड में ये देखिए, इसको हम मान ले अगर कि ये कौन सा वाई अक्ष है और ऊपर जेड एक्स है, तो डी वाई जेड का इस प्रकार से डबल डंबलाकार आकृति इस प्रकार से बनाई जाएगी, ठीक ना। उसी तरह से डी जेड एक्स की बात करें तो इसको अगर हम मानते हैं एक्स और ऊपर वाले को जेड मान लेते हैं, तो इसकी आकृति इस प्रकार से बनेगी, ठीक ना। और यदि हम लोग डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की बात करें बच्चों, तो इनकी आकृति इस प्रकार से होती है, ठीक ना। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल की आकृति एक्स के ऊपर, एक्स अक्ष के ऊपर बनेगा और वाई अक्ष के ऊपर बनेगा, ठीक ना। डी जेड का मतलब जेड के ऊपर ही दोनों आकृति, दोनों डबल डंबलाकार आकृति एक ही के ऊपर दूसरी आकृति ऐसे ओवरलैप की रहेगी, ठीक ना। तो इसको हम इस प्रकार से दिखा देते हैं बच्चों, डी जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे कक्षकों की आकृति इस प्रकार से हम लोग देखें, यस कक्षक की आकृति, पी कक्षक की आकृति और डी कक्षक की आकृति, ठीक ना। इसके आने वाले वीडियो में बच्चों हम लोग अगले टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद।